नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो इस सीरीज के तहत हम लोग जेएसएससी के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन बैंक के सीरीज में आपको हज़ारों प्रश्न यहाँ सॉल्व करवाए जाएंगे, और जिसके तहत जो प्रथम प्रयास हम लोगों का है कंप्यूटर सेक्शन को जो 333 प्रश्न आपको क्वेश्चन बैंक के रूप में देखने को मिल जाएंगे उसको सॉल्व कराना है। इसको हम लोग 2 टेस्ट के अंतर्गत सॉल्व कर रहे हैं, और ये जो टेस्ट 1 है उसमें 150 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं ये सारे वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। आज हम लोग टेस्ट 2 शुरू करने वाले हैं, और इसमें भी आपको 150 प्रश्न सॉल्व करवाया जाएगा। और इसमें से पार्ट 1 का आज वीडियो है, जिसमें हम लोग 50 प्रश्न को पूरे विश्लेषण के साथ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोगों को उससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो उससे भी संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उसको सॉल्व कर पाएँ। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन हम लोगों को चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को यहाँ सॉल्व करना है, तो वीडियो की लेंथ को अगर आप देखिएगा तो फिर प्रश्न आप बहुत अधिक से अधिक सॉल्व नहीं कर पाइएगा। इसलिए प्रयास कीजिए कि पूरा वीडियो को देखिए, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आज जो हम लोग यहाँ पर प्रश्न लेने वाले हैं वो जैसे कि एसएससी के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जो में ये प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा होगा। तो ये जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए इसका स्तर काफ़ी अच्छा होता है। ये जो प्रश्न है यह हम लोगों की तैयारी को डिसाइड करता है कि हम लोग किस तरह से तैयारी करें, किस स्तर पे जाके हम लोगों को किसी एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहिए। हम लोगों का पढ़ने का जो डायरेक्शन है उसको एक सही दिशा दिखाता है ये क्वेश्चन बैंक। इसलिए सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन बैंक को ही सॉल्व करवाया जा रहा है। इससे आपको बेहतर प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, और ये जेएसएससी हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सब में के लिए ये सीरीज महत्वपूर्ण है। तो आप लोग हम लोगों से जुड़े रहिए और देखते रहिए इस सीरीज को। तो चलिए आज का टेस्ट को शुरू करते हैं, और आज का पहला प्रश्न है, ब्लूटूथ तकनीक को सक्षम बनाती है। उपग्रह संचार उपकरणों के बीच वायरलेस संचार, केवल मोबाइल फ़ोन में सिग्नल प्रेषण, लैंडलाइन फ़ोन से मोबाइल में संचार। तो आप लोगों को पता होगा ब्लूटूथ जो है हम लोग मोबाइल से कोई भी डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए पहले यूज करते थे। आजकल तो जेंडर और शेयरिट जैसे एप्लीकेशन आ गए हैं, तो उसका हम लोग यूज करते हैं। तो ब्लूटूथ के बारे में बताया जा रहा है कि क्या ये टेक्नोलॉजी जो है वो क्या काम करता है। तो कोई भी उपकरण है के बीच वायरलेस संचार है कि 1-2 उपकरण यहाँ पे हैं, तो दोनों में से अगर एक से अगर हमको ए फ़ोन से बी फ़ोन में या कोई ऐसा यहाँ पे उपकरण है जिसमें हमको फाइल को ट्रांसफ़र करना है, तो ब्लूटूथ के माध्यम से हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बारे में अतिरिक्त अगर आप लोगों को जानकारी दिया जाए तो यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ जो सिग्नल का यूज किया जाता है वो 2.4 से लेके 2.1 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो सिग्नल का यूज किया जाता है, और इसका जो रेंज होता है बहुत कम होता है, 100 मीटर के आसपास इसका रेंज होता है। तो कम दूरी के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। देखते हैं हम लोग मोबाइल को दोनों को करीब में रखते हैं और उसके बाद इस तरह का फाइल को शेयर करते थे। छोटा फाइल शेयर करना आसान होता था, बड़ा फाइल यहाँ हम लोग शेयर नहीं कर पाते थे। इसीलिए जेंडर हो गया, शेयरिट हो गया, इस तरह के ट्रांसफ़र करने वाले अभी एंड्रॉयड में बहुत सारे ऐप आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंटरनेट पर कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में फाइलों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसका हिंदी ट्रांसलेशन उदाहरण करके इसका आंसर देता है, लेकिन इसको हम लोग डाउनलोड की तरह से जान सकते हैं कि कोई भी फाइल हम इंटरनेट से क्या करते हैं, अगर अपने सिस्टम में सेव करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाउनलोड करना। जैसे आप कोई MP3 डाउनलोड कर रहे हैं, PDF डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो एक सर्वर में है, उस सर्वर से आप अपने सिस्टम में उसको सेव कर रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को डाउनलोड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जो अवैध तरीके से क्षति पहुंचाने के प्रयोजन से जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों के कंप्यूटर की पहुंच प्राप्त करने में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करता है। जो भी विशेषज्ञता है उसके पास, उसका प्रयोग वो किया कर रहा है, दूसरे कोई के कंप्यूटर तक पहुंचने में करता है, और दूसरे कंप्यूटर में पहुंच के वो उसको क्षति पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, और ये तरीका जो है वो गलत तरीका है। तो ऐसा कौन लोग करते हैं, हैकर लोग। हैकर लोग किसी के कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं और इस तरह से उस व्यक्ति को वहाँ पे या उसके सिस्टम को नुकसान पहुँचाने का काम करते हैं, और इस तरह से फिरौती वगैरह सब मांग सकते हैं। तो इस तरह से इसका प्रश्न का आंसर जो था वो हैकर हो गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, एक पहले से डिजाइन किया गया दस्तावेज जिसमें समन्वयक, फॉन्ट, एक लेआउट और पृष्ठभूमि पहले से उपलब्ध है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। मतलब समझिए कि कोई चीज़ आपका पहले से यहाँ पे बना हुआ है, सिर्फ उसको आप सेंड कर दीजिए, आपको बार बार उसको लिखने का जरूरी नहीं है। जैसे कि हम लोग के फ़ोन में मैसेज होता था तो बोलता था जैसे कि आई एम इन मीटिंग कॉल यू लेटर करके इस तरह से लिखा हुआ रहता था, तो वो क्या है, लिखा हुआ है, बस आप उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट बोलते हैं, कि बना बनाया सारा चीज़ है, बस आप उसको किसी में
फॉरवर्ड कर सकते हैं किसी के नंबर में। तो इस तरह से यहाँ पे फॉन्ट है, लेआउट है, सारा चीज़ बना हुआ है, बस आपको उसमें थोड़ा सा एडिट करना है या आप उसको ही सेंड कर सकते हैं किसी व्यक्ति को। उसके बाद 5वां प्रश्न है, यहाँ पे है आस्की और EBCDIC लोकप्रिय वर्ण कोडिंग प्रणालियाँ हैं। EBCDIC का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड करके इसका जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहें तो सबसे पहले तो यहाँ पे दिया गया है वर्ण कोडिंग। तो वर्ण कोडिंग जो यहाँ पे दिया गया है इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर कोडिंग के नाम से यहाँ पे इसको हम लोग जानते हैं। अगर कंप्यूटर का उम्मीद करके हम चल रहे हैं कि कोई ना कोई बुक जो है आप पढ़े हुए होंगे, तो यहाँ पे कैरेक्टर कोडिंग जो होता है, यहाँ पे हर एक कैरेक्टर होता है। जैसे कि यहाँ पे ए है, एक कैरेक्टर है, तो उसको एक कोड दिया जाता है बाइनरी कोड में, जैसे कि 0 1 1 इस तरह से हम दे सकते हैं। या एक कैरेक्टर बी है, इसको हम कोड दे देते हैं 1 और 1 दे देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं मशीन जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को ही पहचान पाता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि अलग अलग कंट्री जो है, मानिए चलिए जैसे USA है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे इंडिया हो गया, इसी तरह से जापान हो गया। तो इस तरह से अलग अलग कंट्री में क्या दिया गया, अलग अलग कैरेक्टर के लिए अलग अलग कोड दिया गया। जैसे मानिए चलिए यहाँ पे 101 है, बी के लिए यहाँ पे कोड दिया गया, बी के लिए यहाँ पे कोड दिया गया 1011 दिया गया, सी के लिए दिया गया मानिए चलिए 001 दिया गया। इसी में ए के लिए इंडिया में क्या दिया जा रहा है, 001 दिया जा रहा है, बी के लिए दिया जा रहा है 111 दिया जा रहा है। मान के चलिए फॉर एग्जांपल आपको बताया जा रहा है। अब समझिए यहाँ पे हम कोई फाइल है जिसको ABC यहाँ पे लिखें, और ABC लिख के हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 1 मिनट, यहाँ पे इंडिया में ये फाइल को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चूंकि ए का कोड यहाँ पे 101 है और ये ए का कोड 001 है, तो ये इस फाइल को रीड नहीं कर पाएगा। और इसीलिए जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में यहाँ पे भेजते हैं तो वो फाइल रीड नहीं कर पाता है। तो एक ऐसा फाइल या एक ऐसा कोड होना चाहिए जो सब पूरे विश्व के लिए मान्य होना चाहिए। तो उसी के लिए यहाँ पे एक कोड यहाँ पे लाया गया या स्वीकृति किया गया एक सम्मेलन के बाद 1963 में, जिसको हम लोग आस्की कोड के बारे में जानते हैं। आस्की कोड है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इंफॉर्मेशन को हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। इसके बारे में आप डिटेल देख सकते हैं किताब में, हम थोड़ा बहुत यहाँ पे आइडिया आपको दे रहे हैं। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन जब हम यहाँ पे चेंज करते हैं तो इंफॉर्मेशन चेंज ना हो, इसीलिए यहाँ पे इस तरह का सॉफ्टवेयर का या कैरेक्टर कोड का उपयोग किया जाता है। तो ये 1963 में था, ये 1964 में इसको IBM के द्वारा इसको क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। तो इस तरह से आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो इस तरह से आपको रिलेटेड जो थिंग है उसको भी आपको चलना है, ताकि आपको उससे संबंधित कोई भी और भी प्रश्न पूछे जाए तो वो आपसे सॉल्व हो पाए। अगला प्रश्न है, एक वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को क्या कहते हैं, होम पेज। ये फिर से रिपीटेड है क्वेश्चन बैंक। अगर आप देखिएगा तो बहुत सारा प्रश्न तो आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। आपका 20 में से 10 से 11 क्वेश्चन ऐसे प्रश्न आपको होंगे जो कि क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड ही होंगे, मान के चलिए ऐसा। और इसीलिए आपको क्वेश्चन बैंक को बहुत ईमानदारी पूर्वक तैयार करना है। ज़्यादा प्रश्न तो इसमें है भी नहीं, मात्र 333 प्रश्न आपको दिए गए हैं, जिसमें 300 प्रश्न हम लोग करवा ही दे रहे हैं। आगे और भी कोई टेस्ट, फुल टेस्ट सीरीज आपको डाला जाएगा तो उसमें भी वो सब प्रश्न आ जाएंगे। तो टोटल आप प्रश्न को यहाँ सॉल्व कर लिए, उसके बाद आप कोई भी किताब पढ़िए, वहाँ से भी क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं। तो आप थोड़ा सा अगर मेहनत कीजिएगा और सही तरीके से मेहनत कीजिएगा तो आराम से आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जावा के बारे में दिया गया है। जावा एक क्या है, तो जावा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बिल्कुल नहीं है। कंपाइलर भी नहीं है, इनपुट डिवाइस भी नहीं है। क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, नाम से पता चल रहा है प्रोग्राम का जो लैंग्वेज है, जैसे हम अभी जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो क्या है, हिंदी लैंग्वेज है। तो उसी तरह से अगर थोड़ा बहुत अगर अब कंप्यूटर के बारे में बेसिक चीज़ अगर पढ़े होंगे तो वहाँ पे देता है कि रॉ फैक्ट होता है। जब रॉ फैक्ट को हम अरेंज कर लेते हैं तो ये बन जाता है डाटा। जब इस डाटा को यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है तो ये डाटा जो हो जाता है वो कन्वर्ट होके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और यही इंफॉर्मेशन जो है इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। इंस्ट्रक्शन जैसे कोई अनुदेश देते हैं, जैसे बोलता है कि बैठने का उठने का क्या दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। तो एक तरह से आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा और यही इंस्ट्रक्शन का जो समूह होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम बोलते हैं। और यही प्रोग्रामों का जो समूह होगा उन्हीं से मिलके एक सॉफ्टवेयर का आपका क्या होगा, निर्माण होगा। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर तक हम लोग पहुंचते हैं। तो ये जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसको
तीन तरह के लैंग्वेज से लिखा जाता है। एक को बोलते हैं मशीनी लैंग्वेज, एक को बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, एक को बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये अलग अलग लैंग्वेज है, ताकि लैंग्वेज क्या होता है कि हम जो भी चीज़ कहना चाह रहे हैं उसको ये प्रोग्राम जो है वो समझ सके। तो शुरुआत में मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, जो कि थोड़ा कठिन था, इंसानी लैंग्वेज से उसको तुलनात्मक रूप से कठिन था। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो इंसानी लैंग्वेज के काफ़ी करीब माना जाता है, और इस तरह से हम जो यहाँ पे कोई डाटा यहाँ पे लिखते हैं या प्रोग्राम लिखते हैं तो मशीन उसको आसानी से समझ सकता है, क्योंकि मशीन तो जो समझता है वो केवल बाइनरी समझता है, 0 और 1, इससे ज़्यादा और इसको कुछ समझ में आता नहीं। इसलिए अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज के यहाँ पे डेवलपमेंट किया गया, और ये हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो 3rd जनरेशन से यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। और आपको यहाँ पे पूछा भी गया था 3rd जनरेशन कब से शुरू होता है, तो 1964 से लेके 65 तक। तो इसी तरह का एक 3rd जनरेशन का लैंग्वेज है जावा, और इस जावा को डेवलप किया गया था सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा। एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है जेम्स गॉसलिंग, इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये सब अतिरिक्त जानकारी यहाँ पे भी जुटा के रखना है, ताकि इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न यहाँ पे पूछा जाए तो वो प्रश्न भी आप सॉल्व कर पाए। तो इसी तरह का यहाँ पे हम लोग प्रश्न जो हैं उसको सॉल्व करेंगे और उसका विश्लेषण को भी देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। फायरवॉल के बारे में से क्या सही है? नाम है फायरवॉल। इसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जब इंटरनेट सुरक्षा के बारे में या कंप्यूटर सुरक्षा के बारे में पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग इसके बारे में ज़रूर पढ़े होंगे कि फायरवॉल आखिर होता क्या है। तो ये जो कंप्यूटर को हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे अभी हैकर पढ़े थे, हैकर हमारे कंप्यूटर को हैक ना कर सके, इसीलिए फायरवॉल जैसे सुरक्षात्मक यहाँ पे उपाय रखे जाते हैं। तो नियमों का एक सेट और पालन करता है। हाँ, ये एक नियम होता है, उसको आपको पालन करना होता है। उस नियम को पालन नहीं कीजिएगा तो वहाँ तक आपको एक्सेस नहीं दिया जाएगा। एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। फिल्टर करने का मतलब क्या है? जो सही चीज़ है उसको आने देगा, जो सही चीज़ नहीं है उसको आने से रोकेगा। तो इस तरह से ये सब सारा काम करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से सब। तो फायरवॉल आपके कंप्यूटर के सुरक्षा के लिए होता है, जो कि तीनों के तीनों काम आपके करते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला आंसर यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन जो देखते हैं वो DMA का क्या अर्थ है, फुल फॉर्म आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका होगा डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। इसके बारे में थोड़ा बहुत देखिएगा। तो कोई भी हार्डवेयर रहता है वो CPU के माध्यम से, जिसको हम लोग कंप्यूटर का हार्ड भी कहते हैं, इसके माध्यम से ही वो एक्सेस कर सकता है। लेकिन कुछ हार्डवेयर जो होता है वो बिना CPU के माध्यम से डायरेक्ट उसको एक्सेस मेमोरी के एक्सेस कर पाता है। तो इसी को यहाँ पे इस फीचर को ही कहा जाता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसके बारे में आपको बुक में पढ़ने को और डिटेल मिल जाएगा। हम लोग यहाँ क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं, तो जो संबंधित तथ्य है उसको हम यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न अगर हम देखें, एक वर्कशीट की बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेल में डाटा प्रविष्ट करते हैं क्या कहलाती है? तो ये सेल कहलाते हैं। जैसे आप एक्सेल खोलिएगा तो इस तरह से बहुत सारे आपके डाटा देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह आपको रो और कॉलम देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये जो एक सेल है इसमें हम कोई डाटा जैसे 5 लिखे, 3 लिखे, तो इस तरह से कोई भी एक डाटा यहाँ इनपुट कर रहे हैं। तो ये जो है एक घर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। चलिए, हार्ड डिस्क ड्राइव को ब्लैंक स्टोरेज माना जाता है। फ्लैश गैर वाष्पशील, अस्थायी और गैर अस्थायी। हार्ड डिस्क क्या होता है? हमारे कंप्यूटर में होता है, जैसे कि हम बोलते हैं 500 GB का हार्ड डिस्क है, 1 TB का हार्ड डिस्क है। तो इस तरह से हार्ड डिस्क जो होता है वो क्या होता है? अस्थायी, परमानेंट। यहाँ जो भी चीज़ हम रखते हैं वो परमानेंट रहता है। अगर विद्युत का सप्लाई बंद कर दिया जाए तो भी यहाँ पे जो डाटा रहता है वो हमेशा स्टोरेज रहता है, आपको कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यही बात हम कहें रैम का, तो रैम में डाटा स्टोरेज नहीं रहता है। विद्युत सप्लाई अगर बंद कर दीजिएगा तो रैम में जो भी यहाँ पे आपका डाटा रहेगा वो क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। इसी तरह से रोम आप देख लीजिए, रोम में भी जो डाटा होता है वो कभी भी डिलीट नहीं होता है, ये हमेशा के लिए स्टोरेज हो जाता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत जाना है कि आपका वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल क्या होता है, अस्थायी अस्थायी क्या होता है। तो इस तरह से इसका जो आंसर था अस्थायी था। हार्ड डिस्क जो है वो अस्थायी डाटा रखता है, यानी कि डिलीट नहीं होता है अगर विद्युत सप्लाई आप बंद भी कर दे तो। यहाँ पूछा गया है सबसे छोटे मेमोरी का आकार पता करें, तो जो ऑप्शन है उसमें किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट है। तो ये जो हो जाएगा किलोबाइट हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत जो अगर हम करें तो बिट से होता है। बिट से बड़ा हो जाता है आपका यहाँ पे बाइट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग किलोबाइट से शुरू करते हैं, फिर आपका MB हो गया, फिर ये GB हो गया। तो इस तरह से आपका यहाँ पे चूँकि बिट और बाइट नहीं था, किलोबाइट था, तो आंसर जो हो जाएगा वो किलोबाइट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें, इनमें से कौन सबसे तेज प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर है, इंकजेट है, डॉट मैट्रिक्स और फ्लॉटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर। ब्लैक एंड वाइट का प्रिंटर करता है लेजर से, अगर आप देखे होंगे तो बहुत स्पीड करता है।
तो इस तरह से इसका आंसर लेजर प्रिंटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विंडो की सेटिंग ब्लैंक में रिकॉर्ड की जाती है, तो इसका सही आंसर है win.ini। सर्वर ऐसे कंप्यूटर है जो एक ब्लैंक से जुड़े हुए अन्य कंप्यूटर को संसाधन उपलब्ध कराते हैं। देखिए सर्वर हम किसको कहते हैं, एक यहाँ पे कंप्यूटर है और इसके साथ बहुत सारे कंप्यूटर जो हैं वो कनेक्टेड है। यहाँ पे मान के चलिए C1 है, यहाँ C2 है, यहाँ C3 है, ये C4 है और ये जो है C5 है। तो डाटा जो रहता है वो जनरली कंप्यूटर में, जिस कंप्यूटर में रहता है उसको हम लोग सर्वर बोलते हैं। तो इस तरह से ये हो गया सर्वर। अब इस सर्वर से हमको कोई कंप्यूटर जो है, जैसे मान चले C3 कंप्यूटर के यहाँ से कोई डाटा एक्सेस करना है, तो ये इसी कंप्यूटर से या जिसको हम लोग अभी सर्वर कर रहे हैं उससे वो डाटा एक्सेस कर सकता है। तो ये जो आपस में ये जुड़े हुए हैं, इस जुड़े हुए जो तथ्य हैं या इस जुड़े हुए को एक नाम दिया गया है कि नेटवर्क, इसको हम लोग कहते हैं। मतलब एक नेटवर्क से ये लोग जुड़े हुए हैं ताकि यहाँ का डाटा जो है वो सर्वर के माध्यम से आप C3 में भी भेज सकते हैं या जो सर्वर में सेव है उसको हम C3 में भी देख सकते हैं। जैसे अभी हम वीडियो बना रहे हैं, ये अपलोड करेंगे तो ये जो है एक सर्वर में जाके सेव हो जाएगा। मेरे कंप्यूटर से अगर हम डिलीट भी कर सकते हैं तो आप वहाँ से यूट्यूब के माध्यम से इस वीडियो को आप देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक सर्वर में ये डाउनलोडेड है। तो इस तरह से हम लोग नेटवर्क के माध्यम से सारा काम कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न है VXD को दर्शाता है। VXD क्या को दर्शाता है? तो इसका फुल फॉर्म होता ही है वर्चुअल डिवाइस ड्राइवर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डिवाइस ड्राइवर। लॉगिंग नाम और पासवर्ड के सत्यापन को ब्लैंक के रूप में जाना जाता है। अगर आप किसी जैसे आप लोग फॉर्म भरते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म, तो फॉर्म खुलने से पहले आपको लॉगिन और पासवर्ड मांगता है। ये क्या होता है कि आपका अगर फॉर्म है तो आप ही उस वेबसाइट को इंटर कर पाएँ या विजिट कर पाएँ, इसीलिए यानी कि कोई जैसे दूसरा व्यक्ति आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चेंज ना कर पाए, इसलिए ये किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है कि ऑथराइज्ड व्यक्ति, प्रमाणीकरण व्यक्ति ही वहाँ तक उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाए, इसीलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रमाणीकरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एक बाइट में क्या होता है? देखिए यहाँ पे देखिए बिट बाइट इस तरह से यहाँ पे पूछा गया है। तो एक बाइट में आपका क्या होता है? 8 बिट। अभी बताया गया था एक बाइट होता है ना, एक बाइट होता है, इसमें आपका 8 बिट होता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे कहें 1 किलो बाइट में अगर आप कहें तो 1 बाइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाइट यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से और भी प्रश्न पूछे जाएंगे, उसको भी आपको देखते चलना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। 19 है कंप्यूटर का दिल, यहाँ हार्ट। अभी हम बताए थे, अगर आप ध्यान से सुने होंगे, तो दिल किसे कहा जाता है? यह कंप्यूटिंग का सारा काम करता है, किया जाता है, तो ये होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। अभी हम लोग यहाँ पे जब डिस्कस कर रहे थे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, वहाँ पे हम आपको बताए थे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बैंक कीजिएगा तो बहुत सारे सॉल्व जो हैं क्वेश्चन जो हैं वो रिलेटेड होते हैं और इसलिए हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में शामिल है डिब्बाबंद कार्यक्रम, अनुप्रयोग, प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सभी होगा क्योंकि एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में सारा चीज़ यहाँ पे आपको हो सकता है। तो यहाँ डिब्बाबंद कार्यक्रम करने का मतलब इसमें बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पे रहेंगे, अलग अलग प्रोग्राम यहाँ पे रहेंगे, इसलिए वो डिब्बाबंद प्रोग्राम करके लिखा हुआ है। तो ये सब सारा चीज़ रहता है। निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट युक्ति है? देखिए यहाँ निवेश लिख दिया है, इनपुट है तो निवेश नहीं होगा, इनपुट डिवाइस होता है यहाँ पे। तो इनपुट क्या होता है? आपका प्रिंटर है, प्रिंटर तो नहीं होता है। हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को प्रिंट कर रहे हैं तो वो बाहर निकल रहा है, स्पीकर से साउंड आ रहा है, ये भी नहीं होगा। मॉनिटर यहाँ पे हो गया तो मतलब हमको दिखाई दे रहा है, ये भी आउटपुट हो जाएगा। स्कैनर होता है जो स्कैन यहाँ पे रखते हैं, यहाँ कोई PDF यहाँ पे रखें, ये जो स्कैनर हम PDF या कोई भी फोटो को हम स्कैन करते हैं तो वो कंप्यूटर के सर्वर में चला जाता है या कंप्यूटर के मेमोरी में सेव हो जाता है। तो इस तरह से हम बाहर वाला चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, तो इसीलिए स्कैनर जो होगा वो इनपुट डिवाइस हो जाएगा। तो स्कैनर है, आउटपुट, इसी तरह से और भी इनपुट आउटपुट डिवाइस होगा। आप 10 से 20 मिनट आप टाइम दीजिएगा तो आपका एक चार्ट बन जाएगा और उसके बाद इसको आप बना लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। इनपुट आउटपुट डिवाइस से आपका कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। फिर यहाँ लंबा चौड़ा यहाँ पे दिया गया है एक प्रश्न जो कि थोड़ा जटिल यहाँ पे हिंदी लिखा गया है। विन्यास योग्य संगणन संसाधनों के सहभाजन पूल को सुविधाजनक मांग पर नेटवर्क अभिगम योग्य बनाने वाले एक मॉडल को क्या कहते हैं, जिसको शीघ्रता से प्रबंधित किया जा सकता है और न्यूनतम
प्रयास और सेवा प्रदाता अंतःक्रिया के साथ निर्भुक्त किया जाता है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में थोड़ा सा बहुत डिटेल से यहाँ पे दिया गया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग किसे कहते हैं। इस तरह से यहाँ पे उसको समझाया गया है, बहुत लंबा चौड़ा में यहाँ समझाया है। सिंपल सा मतलब समझिए कि हम लोग यहाँ पे ज़्यादा मैनेजमेंट नहीं करते हैं और कोई भी डाटा यहाँ पे सर्वर रहता है, यहाँ पे सेव वगैरह रखता है, इसका बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों का ये जो है बहुत अच्छे तरीके से डाटा क्या रहता है, स्टोरेज रहता है। तो इस तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग का ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन करके प्रश्न पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, विंडो 8 में सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए, ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि रिफ्रेश करने के लिए हम लोग कौन सा की का यूज करते हैं, तो F5 का यूज करते हैं। लॉलीपॉप के बाद एंड्रॉयड संचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम की नवीनतम वर्जन क्या है। देखिए एंड्रॉयड जो होता है वो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कोई भी मीठा चीज़ के नाम पे रखता है, जैसे चॉकलेट वगैरह सबके नाम पे रखा था, तो देखिए लॉलीपॉप रखा गया था, तो लॉलीपॉप के बाद आया था जो वो मार्शमेलो था। तो इस तरह से यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो मार्शमेलो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की ओर देखते हैं। संचालन प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि गलत क्या है वो पूछ रहा है, आपको सही स्टेटमेंट नहीं बताना है, नहीं तो आप जानते हुए भी गलत कर सकते हैं। एक प्रश्न, एक संचालन प्रणाली उपयोगकर्ता और कंप्यूटर यंत्र की सामग्री के बीच मध्यस्थ होता है। उपयोगकर्ता जैसे कि आप जो हैं एक कंप्यूटर हैं और उसको उपयोग करते हैं और कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, तो इसके बीच ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, मीडिएटर का काम करता है। तो सही है, हम ए टाइप करेंगे तो ए ही लिखेगा, तो ये हमारे बीच और उपयोग करने कंप्यूटर के बीच एक क्या कर रहा है, मीडिएटर का काम कर रहा है, तो ये तो सही होगा स्टेटमेंट। दूसरा, एक संचालन प्रणाली उपयोगकर्ता को ऐसा माहौल प्रदान करता है जिसमें उपयोगकर्ता आसानी से कुशलता से प्रोग्रामों को निष्पादित कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जैसे विंडो 8 है, विंडो 11 है, 10 है, लिनक्स है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब जो हैं हम अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएँ, इस तरह से वो डिज़ाइन किया जाता है कि आसानी से हम लोग उसको यूज कर पाएँ, तो ये भी सही है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम संचालन प्रणाली स्मृति, प्रोसेसर, युक्ति, यहाँ पे स्मृति मेमोरी समझ लीजिए, प्रोसेसर, युक्ति, सूचना जैसे संसाधनों और सेवाओं का आवंटन को नियंत्रित करता है। तो हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हमारे कंप्यूटर में जो भी मेमोरी है, चाहे उससे संबंधित प्रोसेसर है या जो भी इंफॉर्मेशन है, सबको वो एक तरह से कहिए कंट्रोल करता है, और ये स्टेटमेंट भी सही होगा। लास्ट में दिया है, एक संचालन प्रणाली हार्डवेयर का प्रबंधन नहीं करता है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट एक तरह से गलत है क्योंकि हार्डवेयर का संचालन वो करता है। जैसे अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, टिक कर रहे हैं, तो टिक कर रहे हैं, तो जैसे हम यहाँ पे पेन टैब में टिक कर रहे हैं तो आपको यहाँ स्क्रीन में भी दिख रहा है, तो ये आपका क्या कर रहा है, हार्डवेयर को यहाँ पे उसका संचालन प्रणाली ही यहाँ पे एक्सेस करने दे रहा, नहीं तो ये नहीं हो पाता। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है और आपको गलत स्टेटमेंट को ही चुनना था, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। विंडो 8 में एक विंडो में या डेस्कटॉप पर स्क्रीन तत्वों के माध्यम से साइकिल करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी लघु रीति कुंजी की प्रयुक्त की जाती है। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से पूछा जा रहा है, जैसे आप कंप्यूटर स्क्रीन में जाइएगा तो नीचे जो रहता है वो टास्क बार रहता है, तो यहाँ से आपको एक दूसरे में यहाँ स्विच करना है, तो हम लोग F6 का यहाँ पे यूज करते हैं, तो F6 है। और भी F6 का यूज है, जैसे आप कोई वेबसाइट विजिट किए हुए हैं तो यहाँ पे URL रहता है जहाँ पे आप वेबसाइट को टाइप करते हैं, उसके नीचे में यहाँ पे बहुत सारे उससे संबंधित यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहते हैं। आप मान चलिए आपका कर्सर नीचे में है और डायरेक्ट आप वेबसाइट चेंज कर रहे हैं, तो वेबसाइट चेंज करने के लिए फिर से आपको अलग वेबसाइट को टाइप करना होगा, तो आपको स्क्रॉल करके ऊपर जाना होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे F6 टैब को यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट URL में चले जाइएगा, आप चाहे पेज में कहीं पे भी रहते हैं, और इसके बाद यहाँ पे आप इसका वेबसाइट चेंज करके आप दूसरे वेबसाइट में जा सकते हैं। तो ये शॉर्टकट की है, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत और भी बुक में पढ़ सकते हैं, इसका आपको एक इंडेक्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा निर्गमन युक्ति यानी आउटपुट डिवाइस जो है यहाँ पे एक पेन का उपयोग कर कंप्यूटर से प्राप्त समादेशों के आधार पर कागज पर चित्र बनाता है। तो ऐसा कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो यहाँ पे पेन से यहाँ पे वो क्या करेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे पेन जैसा यहाँ पे होगा और उसी से वो यहाँ पे प्रिंटिंग करेगा। तो ड्रम प्लॉटर है, इसको जाके आप सर्च कीजिएगा, ड्रम प्लॉटर का आप अगर फोटो देखिएगा तो अपने आप पेन जैसा यहाँ पे एक डिवाइस आपको देखने को मिल जाएगा, और यही इसका सही आंसर है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रम प्लॉटर। इसको आप जाके एक बार जरूर सर्च कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, तो आपको उसका फोटो देखने से आपको ये आराम से पता चल जाएगा। विंडो 10 में खुले अनुप्रयोगों के बीच स्विच करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी लघु रीति का उपयोग किया जाता है। तो आपका शॉर्टकट की पूछा जा रहा है, जैसे हम यहाँ पे एक हमारा
डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप में हम एक साथ में एक ही पेज मान के चलिए खोले हुए हैं। जैसे यहाँ पे एडोब रीडर यहाँ पे हम खोले हुए हैं, अब यहाँ पे फोटोशॉप भी हम खोले हुए हैं। एक है मान के चलिए VLC, यहाँ पे आपका VLC भी खोला हुआ है, यहाँ पे VLC यहाँ पे खोला गया है VLC। अगर हमको AR से यहाँ पे एडोब रीडर से यहाँ पे इसमें जाना है, फिर स्विच करना है VLC में, तो हम क्या करेंगे, सिंपली अल्ट टैब अगर हम यहाँ पे स्विच करते हैं तो आपको इस तरह से बॉक्स बना हुआ मिल जाएगा। अब उसको हम एरो से कहीं यहाँ भी जा सकते हैं, नेक्स्ट में भी जा सकते हैं, और इस तरह से एक जगह से दूसरे जगह हम इसको स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपके भौतिक कंप्यूटर के अंदर एक आभासी कंप्यूटर चलाने, वर्चुअल कंप्यूटर चलाने का यहाँ पे बात किया जा रहा है कि आप वर्चुअलिटी, जैसे कि हम लोग वर्चुअल यहाँ पे बात करते हैं जो कि वास्तविक रूप में तो होता नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि वो चीज़ मौजूद है। तो इस तरह से आभासी कंप्यूटर चलाने की अनुमति निम्नलिखित में कौन सा एक प्रोग्राम देता है? तो ये VMware करके एक प्रोग्राम है जिसको अमेरिकन कंपनी के द्वारा यहाँ पे 1998 में यहाँ पे डेवलप यहाँ पे किया गया था। हम लोग थोड़ा सा समझते हैं वर्चुअल मशीन के बारे में कि वर्चुअल मशीन यहाँ पे आखिर ये होता क्यों है, होता क्या है। मान चलिए एक आपका फिजिकल यहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर आपका यहाँ पे कंप्यूटर है, यहाँ पे फिजिकल कंप्यूटर है। अब ये कंप्यूटर में आपका हो सकता है विंडो 8 होगा और यहाँ पे 4 GB यहाँ पे रैम होगा 500 GB का यहाँ पे हार्ड डिस्क हो सकता है। इस तरह से अलग अलग यहाँ कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब मान के चलिए यहाँ पे आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि विंडो 8 में इंस्टॉल नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको विंडो 11 चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, विंडो 8 को अनइंस्टॉल करना होगा, तब जाके विंडो 11 वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये चाहें इस प्रोग्राम के माध्यम से एक सॉफ्टवेयर VMware जैसे और भी सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे, उसको आप प्रोग्राम को इंस्टॉल कीजिएगा तो आपके भौतिक कंप्यूटर के अंदर, मतलब एक ही कंप्यूटर के अंदर विंडो 8 ही है, लेकिन उस प्रोग्राम के माध्यम से आप वहाँ पे विंडो 11 आप जनरेट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे, और वहाँ 4 GB रैम की जगह में 8 GB रैम कर सकते हैं। वहाँ पे आपका अलग अलग प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट वहाँ पे कर सकते हैं और एक अलग ही कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मतलब आपका जो फिजिकल एक कंप्यूटर है उसके अंतर्गत आप 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर, इस तरह से अलग अलग कंप्यूटर जैसे आप वर्चुअल मशीन यहाँ पे बना सकते हैं। और इस तरह का सुविधा जो देता है वो VMware देता है, यानी एक कंप्यूटर के अंदर अनेक कंप्यूटर आप बना सकते हैं और उस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये सुविधा देता है VMware। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, कौन संचालन प्रणाली रियल टाइम बहु मतलब अधिक हो गया, उपयोगकर्ताओं की सेवा करने के लिए केंद्रीय संसाधक का उपयोग करती है? ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़िएगा, बहुत सारा उसका क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है, अलग अलग टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो इस तरह से ये जो हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग कोई ना कोई बुक जरूर पढ़ रहे होंगे। आपको कोई एक किताब पढ़िए और उसके बाद ये क्वेश्चन बैंक देखिए, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। एक ईमेल में प्रेषक का एड्रेस अथवा जिसने ईमेल भेजा है उसके पते को किस फील्ड में दर्शाती है? तो ये फ्रॉम में दर्शाया जाता है। जैसे हम भी अपना घर से भी पता, अगर कोई चिट्ठी हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, फ्रॉम लिखते हैं कि कहाँ से वो चिट्ठी भेजा जा रहा है। तो उसी तरह से ईमेल में भी होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं उपलब्ध है? वर्तनी और व्याकरण त्रुटियों से डॉक्यूमेंट की जांच, हाँ होता है। हेडर फुटर, हाँ होता है। हेडर मतलब हो गया आपका पेज के टॉप में, और ये बॉटम फुटर हो गया पेज के लास्ट में। अगर आप 1 से लेके 100 पेज भी आप यहाँ पे लिखते हैं तो आपको हर एक पेज में हेडर फुटर लिखना होगा। एक पेज में आप हेडर फुटर डाल दीजिए, वो जितना पेज आप बनाइएगा उसमें वो चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ रहता है। वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित, हाँ कोई डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं तो उसको हम पासवर्ड के द्वारा सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, एक पृष्ठ पर प्रिंट किए जाने हेतु संप्रेरकों की रचना के लिए आवश्यक डॉट बनाने के लिए कौन से प्रकार का प्रिंटर का लेजर लाइट को उपयोग में करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा वो लेजर प्रिंटर हो जाएगा। लेजर प्रिंटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या संचालन प्रणाली के कार्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है? तो संचिका प्रबंधन, युक्ति प्रबंधन, कार्य अनुसूचन, सभी इसके काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही सारा मैनेजमेंट को यहाँ पे देखता है। विंडो 8 में स्क्रीन के सबसे ऊपरी भाग या सबसे निचले भाग तक डेस्कटॉप विंडो को विस्तृत करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा लघु रीति? यहाँ पे पूछा जा रहा है, जैसे आप यहाँ पे एक
मान चलिए एडब रीडर का यहाँ पे पीडीएफ खोले हुए हैं। अब मान चलिए ये इतना दूर में ये आपका रीडर ये खुला हुआ है। यहाँ पूछा जा रहा है अगर इसको हम डेस्कटॉप के ऊपरी सिरे और निचले सिरे तक इसको हम क्या कर ले जाते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो आपको कौन सा टैब का यूज करना होगा। तो इस तरह से विंडोज़ का प्रतीक होगा, फिर शिफ्ट और अप एरो आप कीजिएगा। विंडो इस तरह से आपका देखिएगा बना हुआ रहता है, इस तरह से की है, इसको आप प्रेस कीजिएगा, इस तरह से प्रेस कीजिएगा, उसके बाद शिफ्ट है और एरो कीजिएगा। तो ये जो है नीचे से आपका ऊपर तक और ये जो है यहाँ से नीचे तक पूरी तरह से ये सट जाता है। और इसी को हम लोग यहाँ पे इसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। इसको अगर आप आपके पास लैपटॉप है तो आप या कंप्यूटर है तो इसको आप अपने कंप्यूटर पे यूज करके देखिए, तो ये ज़्यादा प्रैक्टिकल करके देखिए तो ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होगा और लंबे समय तक आप इसको यूज कर सकते हैं। आईएसपी का क्या अर्थ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। जैसे हो गया जियो, हो गया एयरटेल, हो गया, इस तरह से बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, इसी के माध्यम से हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो आईएसपी यही कहा जाता है। अगला प्रश्न है इंटरनेट नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर एक विश्व स्तरीय स्तर पर अद्वितीय संख्यात्मक मतलब एक यूनिक कोड होता है के रूप में जाना जाता है, इसे क्या कहा जाता है। तो ये जो होता है वो आईपी एड्रेस होता है। जैसे मान के चलिए एक कंप्यूटर C1 है, यहाँ पे एक कंप्यूटर यहाँ C2 है, यहाँ पे C3 है और C4 है और इस तरह से यहाँ पे C4 है। अब मान के चलिए ये जो हम गोल घेरे हैं उसको मान के चलिए ये सर्वर है, ये आपस में नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। तो अगर C1 का इन्फॉर्मेशन को हमको C3 में अगर भेजना है तो ये हो भी तो सकता है कि ये C3 की जगह में C4 में चला जाए। तो इस तरह का यहाँ पे गलती ना हो, इसीलिए हम लोगों को क्या दिया गया है, या प्रत्येक कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस दिया जाता है जिसको हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से इंटरनेट प्रोटोकॉल जैसे हम लोग का घर का एक एड्रेस होता है, तो इसी तरह से कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है और यही एड्रेस जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। जैसे कि किसी का ट्रैक किया जाता है, उसका आईपी एड्रेस से ट्रैक किया जाता है, ऐसा हम लोग पिक्चर वगैरह सब में सुने हुए होते हैं। तो इस तरह से ये आईपी एड्रेस हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड होते हैं। 2016 में निम्नलिखित में कौन एक्सटेंशन का प्रयोग होता है, तो ये हो जाएगा .xlsx। इस तरह से आपको आपका पावर पॉइंट का पूछ सकता है, पीडीएफ का पूछ सकता है, आपका वीडियो का पूछ सकता है, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे पूछा जा सकता है जो कि पिछले क्वेश्चन में भी पूछा गए थे। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालन प्रणाली के लिए अभिकल्पित लोकप्रिय संबंधपरक आंकड़ा संचयन प्रबंधन, मतलब कोई भी आंकड़ा है, डाटा है, उसको संचयन करने के लिए आप कौन सा यूज कर सकते हैं। तो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक MS एक्सेस आता है, जैसे कि हम पावर पॉइंट का यूज करते हैं कोई भी चीज़ को अट्रैक्टिव बढ़ाने के लिए कि उसमें अट्रैक्शन बढ़े। तो इस तरह से वर्ड होता है, कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो उसी तरह से एक्सेस जो होता है वो संबंधित कोई डाटा वगैरह सब में हम लोग इसको संचयन करने के लिए, उसको मैनेजमेंट करने के लिए यूज करते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है सूचना प्रौद्योगिकी को प्रभावित कर सकते हैं किससे, तो इसका सही आंसर होगा कनेक्टिविटी और हार्डवेयर से। कनेक्टिविटी और हार्डवेयर क्यों यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके पास कोई भी हार्डवेयर होना चाहिए, जैसे कि एक फिजिकल मेरे पास कंप्यूटर है और वहाँ पे मेरे पास इंटरनेट का कनेक्टिविटी है या किसी भी तरह से हम दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हैं और इस तरह से हम ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कहा है कि हम जो है इंफॉर्मेशन कहीं पे भी दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसी तरह का समूह को हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी किस पर आधारित है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट पे आधारित है। 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कितने बिट्स होते हैं 1 KB में। तो अभी हम लोग देखे थे कि 1 बाइट में, यहाँ पे 1 बाइट में होता है 8 बिट। यहाँ पे इसको थोड़ा सा है, अगर हम 1 KB का यहाँ पे बात करें तो ये हो जाता है 1024 बाइट। यहाँ पे 1024 यहाँ पे बाइट हो जाएगा। अब हमको पता है कि 1 बाइट में कितना बिट होता है, तो 8 बिट होता है। तो यहाँ पे कितने बाइट हैं, तो 1024। तो इसको सिंपली 8 से गुना कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 8192। आंसर हो जाएगा आपका डी। उसके बाद है अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। देखिए इनपुट आउटपुट डिवाइस बहुत आपका आता है, तो आपका टच स्क्रीन जो है इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम मोबाइल में यहाँ पे कोई भी आइकन को यहाँ क्लिक करते हैं तो वो उस पेज को विजिट कराता है या वो आइकन जो होता है उस सॉफ्टवेयर में, उस प्रोग्राम में ले जाता है। तो इस तरह से ये इनपुट डिवाइस है, हम कोई इन्फॉर्मेशन को इनपुट कर रहे हैं। तो इस तरह से आंसर जो हो जाएगा टच स्क्रीन है। फिर है निम्नलिखित में कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको कोई भी यूज कर सकता है, उसको हम लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसके लिए हम लोग को लॉगिन पासवर्ड या हमको उसको परचेज करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सोर्स नहीं है, तो नहीं है इंटरनेट एक्सप्लोरर। विंडोज़ में आपको ये चीज़ मिल जाएगा जिसके लिए हम लोग को एक लॉगिन पासवर्ड लेना पड़ता है, तभी हमको ये मिल जाएगा। बाकी गूगल क्रोम हो गया, ओपन ऑफिस हो गया, लिनक्स हो गया, ये सब आपके जो है फ्री में ओपन सोर्स है, केवल आपके पास इंटरनेट एक्सेस रहेगा तब इसको यूज
कर सकते हैं। तो इस तरह से इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह अब माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया है बाय डिफ़ॉल्ट के रूप में, विंडो 10 के बाद यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। इस तरह के प्रश्न आपको पूछे गए थे, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। वेब पोर्टल डैक नेट क्या संबंधित है? ये एग्रीकल्चर से है, कभी आप इसका वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इनमें से कौन एक वेब बेस्ड ईमेल नहीं है? हॉटमेल, जीमेल, याहू, फेसबुक। फेसबुक कौन नहीं जानता है, ये ईमेल से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सी एक मेमोरी अस्थिर है? देखिए रिपीट हो गया कि अस्थिर है, कहने का मतलब ये जो है ख़त्म हो जाएगा, अभी है। अगर आप विद्युत सप्लाई इसमें बंद कर दीजिएगा, विद्युत सप्लाई यहाँ पे अब बंद कर दीजिएगा, तो यहाँ जो डाटा है वो डाटा क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। तो ऐसा कहाँ पे है? अभी हम बताए ही थे, रैम नहीं, यहाँ पे डाटा है। इसी तरह से रोम जो था उसमें, देखिए रोम जो था उसमें डाटा डिलीट नहीं होता। उसी तरह से हार्ड डिस्क जो है इसमें भी डाटा डिलीट नहीं होता है। अगला है कितने बाइट्स मिलकर 1 किलोबाइट? ये रिपीटेड है, बहुत आसान है, 1024। होम कंप्यूटर को जोड़कर रखने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए इंटरनेट से जोड़ने के लिए मॉडेम क्या हो सकता होता है? तो इस तरह से मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन का शॉर्ट फॉर्म मॉडेम है, तभी हम एक नेटवर्क से एक इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो लिनक्स है, मोजिला ये नहीं है, ये सर्च इंजन है। तो इस तरह से मैकिन्टॉश करके है और विंडोज़ है। तो इस तरह से ये सारा चीज़ है, मोजिला नहीं है, ये सर्च इंजन है जिसमें हम कोई भी मोजिला फायरफॉक्स आप लोग यूज भी किए होंगे, कोई भी वेबसाइट विजिट करना है तो इस सर्च इंजन के तहत हम लोग सर्च इंजन में सर्च करते हैं, वो बहुत सारे वेबसाइट को फिल्टर करके लाता है और उसमें से एक वेबसाइट में जो भी हमको काम का चीज़ होता है उस वेबसाइट में हम जाके वहाँ पे विजिट करते हैं और इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे लेते हैं। तो इस तरह से विश्लेषणात्मक तौर से आपको सारे प्रश्न को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक लाइक और शेयर करवाइए, ताकि हम लोग का भी मोटिवेशन बढ़े और नया से नया वीडियो आप लोग के लिए अपलोड किया। इसी के साथ साथ हम लोग केमिस्ट्री का भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो उसको भी जाके देखिए। बहुत इन्फॉर्मेशन आपको, या एक सीरीज वाइज आपको वहाँ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।